बांग्लादेश में हिंदुओं को सताने का कट्टरपंथी अभियान लगातार जारी है। ऐसे में अब यहाँ के 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का सब्र जवाब देने लगा है, जिसका सबूत है चटगांव का ये मंजर जो बीते शुक्रवार को सामने आया। चटगांव में सनातन जागरण मंच के बैनर तले हजारों हिंदुओं का हुजूम उमड़ा तो यहाँ का ऐतिहासिक लाल दीघी मैदान भगवा रंग से पट गया। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी हिफाजत समेत कई मांगे की, जिन्हें नहीं मानने पर ढाका कूच की चेतावनी दी। लेकिन इसका असर ना होना था और ना हुआ उल्टा ये कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को चुन चुनकर बाहर निकाला जा रहा है, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। कट्टरपंथियों के इस हिंदू विरोधी अभियान के सबसे नए शिकार प्रोफेसर रोंटू दास बने हैं। प्रोफेसर रोंटू दास पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी बीते 2 महीने से इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना ही पड़ा। प्रोफेसर दास चटगांव यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते थे। सिर्फ चटगांव यूनिवर्सिटी ही नहीं, बांग्लादेश के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हिंदू प्रोफेसर्स को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया में प्रोफेसर रोंटू दास का इस्तीफा वायरल है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं। हालांकि सच ये है कि ये इच्छा तो कट्टरपंथी जमात की है, जो बांग्लादेश के सरकारी संस्थानों को हिंदू मुक्त करने में जुटे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, वो तमाम ऑफिसर्स और कर्मचारी कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं, जिनकी पहचान हिंदू है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में आज हिंदू होना गुनाह हो गया है। तभी तो बांग्लादेश की पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हिंदू सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ की शारदा पुलिस एकेडमी में 252 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स ने ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन इन सभी को अनुशासनहीनता और अनियमितता के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि इनमें से 91 सब इंस्पेक्टर हिंदू थे और इन सबकी बदकिस्मती ये थी कि इनकी नियुक्ति शेख हसीना के शासनकाल में हुई थी। बांग्लादेश की शारदा पुलिस एकेडमी में 60 से ज्यादा एसपी रैंक के ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड भी 20 अक्टूबर को रद्द कर दी गई। यानी इन बड़े ऑफिसर्स को भी फिलहाल सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलेगी। दरअसल कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का मन बना लिया। ऐसे में यहाँ वो सारे कुकर्म हो रहे हैं जो पाकिस्तान में होते आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म नहीं होते थे, लेकिन तब आरोपियों पर कार्रवाई भी होती थी। जबकि अब तो कहने को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, लेकिन सही मायने में बांग्लादेश की हुकूमत कट्टरपंथी जमात ही चला रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सिर्फ 5 और 6 अगस्त को ही 250 लोग मारे गए। ये तो सिर्फ 2 दिन की रिपोर्ट है। उसके बाद तो बांग्लादेश के 64 में से 48 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए और पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के कम से कम 278 ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। इनमें घर, दुकान और मंदिर शामिल हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश के हिंदू जान बचाने के लिए दूसरे देशों से शरण की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि किसी भी देश के लिए उन्हें पनाह देना आसान नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की हुकूमत से हिंदुओं की हिफाजत करने की अपील की। इसके बाद अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं से देश न छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुजारिश की। वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस अपील का असर कहिए या फिर कुछ और। खबर है कि संयुक्त राष्ट्र की एक टीम बांग्लादेश पहुंची है जो यहां हिंदुओं पर हमले की जांच करेगी। लेकिन अफसोस कि इस टीम ने गोविंद चंद्र प्रामाणिक नाम के उस आदमी से मुलाकात की जिसे बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का समर्थक कहा जा रहा है, क्योंकि गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी भी हमले से साफ इनकार किया था। हालांकि इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि प्रामाणिक ने यह बात जमात के डर से कही। अब मुमकिन है
कि मोहम्मद यूनुस अपने अंतर्राष्ट्रीय रसूख का इस्तेमाल करेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात झुठला देंगे, लेकिन आए दिन हिंदुओं पर हमले की तस्वीरों को कैसे गलत साबित करेंगे। अभी कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के फरीदपुर से यह तस्वीर आई है। यहां हृदयपाल नाम के हिंदू लड़के को आर्मी के जवान उसके घर से उठाकर ले गए और इस दौरान उसे लगातार पीटा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हृदयपाल पर इस्लाम के अनादर का झूठा आरोप लगाया गया। इससे पहले बांग्लादेश के ठाकुर गांव में एक और हिंदू लड़के आशीष चंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। उसे जान से मारने की कोशिश की गई। जमीन विवाद में कट्टरपंथियों ने आशीष को बेरहमी से पीटा। ऐसे में अब बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले 24 अक्टूबर को बांग्लादेश के गाईबांधा जिले में एक हिंदू कारोबारी श्रीधाम की पीट कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि बिजली बिल के विवाद में उसकी जान ले ली गई। हालांकि हत्या का आरोप अवामी लीग से जुड़े लोगों पर लगाया जा रहा है, लेकिन आरोप तो यह भी है कि कट्टरपंथियों ने हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी और आरोप शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों पर मढ़ दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे सेना और पुलिस का कोई वजूद नहीं रह गया, तभी तो उनके सामने ही शेख हसीना के कथित समर्थकों को मारा पीटा जा रहा है और पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए हैं। यकीन ना हो तो इस वीडियो को जरा देखें, जो बांग्लादेश के मशहूर राजशाही कॉलेज का है। यहाँ फिरदौस प्रिया नाम की ये स्टूडेंट एग्जाम देने आए, लेकिन कट्टरपंथी जमात से ताल्लुक रखने वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जानते हैं प्रिया का कसूर क्या था? उसका कसूर बस इतना था कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्र लीग से जुड़ी थी, जिसे अब यूनुस सरकार ने आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया है। राजशाही कॉलेज में प्रिया को न सिर्फ एग्जाम देने से रोका गया, बल्कि बेरहमी से पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को मिटाने की ऐसी सनक सवार है कि बांग्लादेश छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश छात्र लीग को एक झटके में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। उस पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी छात्र लीग से जुड़े नेताओं पर अब आतंकियों की तरह कार्रवाई की जाएगी। छात्र लीग पर यह कार्रवाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट यानी भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की मांग पर की गई है। ये वही संगठन है जिसके आक्रोश और हिंसक प्रदर्शन के आगे शेख हसीना को घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आलम यह कि छात्र लीग पर प्रतिबंध के बाद अब यूनुस सरकार ने पत्रकारों को भी चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश की मीडिया को छात्र लीग से जुड़ी कोई भी खबर नहीं छापने की नसीहत दी गई है। मोहम्मद यूनुस के सहायक महफूज आलम ने तो यहां तक कह दिया कि छात्र लीग एक प्रतिबंधित संगठन है, ऐसे में मीडिया इसके प्रचार से परहेज करे। अब चर्चा तो इस बात की भी है कि यूनुस सरकार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी पाबंदी लगा सकती है, ताकि आने वाले चुनाव में वो हिस्सा ना ले सके। अवामी लीग और शेख हसीना से नफरत का आलम यह है कि नरसंहार के आरोप में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और अब बांग्लादेश में मौजूद उनके समर्थकों पर एक्शन की तैयारी है। इस कवायद में बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 20 लोगों को सम्मन भेजा है और जिन लोगों को सम्मन भेजा गया है उनमें पूर्व सेना प्रमुख जियाउल एहसान, 10 पूर्व मंत्री और शेख हसीना के 2 पूर्व सलाहकार शामिल हैं। ICT ने सभी लोगों को 18 नवंबर से पहले पेश होने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुसार आंदोलन के दौरान 753 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करार दिया गया है। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अब तक ICT में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत शेख हसीना से नफरत में लोकतंत्र की ही दुश्मन बन गई है और जिस मुल्क की नींव ही पाकिस्तान की तानाशाही और कट्टरता के खिलाफ एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में पड़ी, वहां अब लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। जमहूरियत की सांसें उखड़ रही हैं, वो सांसें कब थम जाएं, कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट से मन नहीं भरा तो अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और अंतरिम सरकार में उसके मुखौटों की आंखों में चुभ रहे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन को फौरन गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति नहीं, सेना प्रमुख वकार उज जमा भी कट्टरपंथियों की और अंतरिम सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति शेख हसीना के राज में हुई। वो पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदार भी हैं और कहा जाता है कि शेख हसीना को देश से निकलने में भी आर्मी चीफ ने ही मदद की। सबसे चिंता और दुख की बात तो यह है कि बांग्लादेश के उस संविधान को खत्म करने की तैयारी है जिसे आजादी के बाद शेख मुजीब ने बांग्लादेश में लागू किया था, जिसके मुताबिक इस देश को कट्टरता की अंधी दौड़ से तौबा कर एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाया गया। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ साथ संविधान भी मौत या यूं कहिए कि हत्या के मुहाने पर है। मतलब कि मोहम्मद यूनुस को इसमें कोई हर्ज नहीं कि सेना प्रमुख कोई कट्टरपंथी बन जाए, राष्ट्रपति उस तबके का कोई बन जाए जिसने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में देश का नहीं बल्कि दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तभी तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर से आतंक विरोधी कानून के तहत लगी पाबंदी हटा ली और अब अवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले 18 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आते ही अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया, जबकि 4 सितंबर को खूंखार आतंकी शेख असलम उर्फ स्वीडन असलम को भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में एक साथ जमानत दे दी गई। मोहम्मद यूनुस की सरकार लोकतंत्र की दुश्मन कैसे बन गई है, इसका एक और उदाहरण अब देखिए। इस सरकार का गठन बांग्लादेश में वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूनुस और उनकी मंडली की जुमा पर सत्ता का स्वाद चढ़ गया है। तभी तो अब अगले चुनाव में हिला हवाली भी की जाने लगी है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में अगला चुनाव 2026 से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। यूनुस सरकार ने साफ कर दिया है कि सिस्टम की सफाई का काम पूरा किए बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब यूनुस सरकार की मंशा शेख हसीना को सत्ता की रेस से पूरी तरह बाहर करना है और इसके लिए उनकी पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी की तैयारी है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव की मांग कर रही है, क्योंकि अब उसे भी यूनुस और जमाते इस्लामी में साठगांठ का अंदेशा सताने लगा है। मोहम्मद यूनुस मशहूर अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में उनकी इज्जत है। वो शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजे गए, लेकिन उनके राज में बांग्लादेश अशांत है। हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे, ऐसे में ब्रांड यूनुस पर गहरा धब्बा लगा है। लेकिन समय अभी गुजरा नहीं है। मोहम्मद यूनुस के पास अभी भी वक्त है। उन्हें जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, वरना उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और फिर इतिहास उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के मुखौटे के तौर पर याद रखेगा। पीएम मोदी का रक्षा अध्ययन, स्वदेशी विमान से भारत अजय। आज दुनिया ने भारत और स्पेन की मित्रता और भारतवर्ष का मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड वाला कमिटमेंट देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है और इस यूनिट में इसी साल से C295 एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे और 2 साल में यहां से पहला C295 एयरक्राफ्ट असेंबल होकर निकलेगा। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision. रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती। ये है भारतीय वायुसेना का महाबली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक ही उड़ान में यह महाबली दुर्गम पहाड़ी मोर्चों पर 9,000 किलो गोला बारूद या हथियारों के साथ कभी भी पूरी फौज उतार सकता है।
इसकी ताकत और क्षमता के बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप गुजरात के वडोदरा में बनी C295 एयरक्राफ्ट की नई फैक्ट्री देखिए। पेड्रो सांचेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में बनी C295 असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। यह मौका ऐतिहासिक है क्योंकि ये भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन की तस्वीरें हैं। टाटा एयरबस की नई फैक्ट्री भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बेहद मजबूत कर देगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं। बाकी बचे 40 C295 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाने हैं। वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की इस फैक्ट्री में ये 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं। इस असेंबली लाइन में सेना के महाबली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हिस्से बनाए और असेंबल ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनके मेंटेनेंस का पूरा काम भी यहीं से होगा। इस कॉम्प्लेक्स में C295 के निर्माण से लेकर टेस्ट तक की सुविधा है। ये मेक इन इंडिया के तहत एयरफोर्स के लिए देश का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा एयरबस की इस असेंबली लाइन के उद्घाटन के वक्त रतन टाटा को याद किया। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। खास बात यह है कि भारत की ये मेगा फैक्ट्री रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुई है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट की नई फैक्ट्री का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तेजी से हुए काम और भारत के नए वर्क कल्चर का जिक्र किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। अब वडोदरा की इस फैक्ट्री में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के 1800 से ज्यादा पार्ट बनाए जाएंगे। काम इतनी तेजी से हो रहा है कि अगले कुछ महीनों में ही C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरबस की इस असेंबली लाइन में बने एयरक्राफ्ट दुनिया के बाकी देशों को निर्यात भी किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। C295 की भारतीय फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ भारत और स्पेन के बीच साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत तो हुई ही है। यह फैक्ट्री सबूत है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से C295 के असेंबल यूनिट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो भी किया। अब तक C295 का निर्माण स्पेन के सान पाब्लो में एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी की फैसिलिटी में ही होता था, लेकिन गुजरात के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली, टेस्ट और क्लासिफिकेशन से लेकर डिलीवरी और मेंटेनेंस तक, यानी एयरक्राफ्ट के पूरे जीवन काल का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब C295 की शक्ति और क्षमता देख लीजिए।
स्पेन के साथ C295 की मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड डील इतनी जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए C295 एयरक्राफ्ट की शक्ति और सामर्थ्य को समझना होगा। C295 एयरक्राफ्ट की लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट है। ये एयरक्राफ्ट एक साथ 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 27 स्ट्रेचर इंसेंटिव केयर मेडवेक और 4 मेडिकल अटेंडेंट लेकर जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट एक बार में 9,250 किलो का वजन उठा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 13,533 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। बड़ी बात यह है कि हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ यह एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने सैनिकों, गोला बारूद, हथियार और मेडिकल यूनिट के साथ ये दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बहुत छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और बेहद छोटे रनवे पर उतर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए सिर्फ 844 मीटर के छोटे से रनवे की जरूरत है। लैंडिंग के लिए तो इसे इससे भी आधी जगह की जरूरत होती है। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ 420 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। इमरजेंसी के हालात में यह एयरक्राफ्ट वेरी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। ऐसे हालात में C295 एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी से ही टेक ऑफ कर सकता है, यानी उन पहाड़ी इलाकों में जहां तेजी से सेना, गोला बारूद और जरूरत का बाकी सामान भेजना आसान नहीं है, वहां C295 एयरक्राफ्ट एक बार में सेना की ज्यादातर जरूरतें पूरी कर सकता है। लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में यह एयरक्राफ्ट मददगार साबित होगा। C295 एयरक्राफ्ट आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी कि ये किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पर ये ऑपरेशन कर सकता है। जवानों को, ट्रूप्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचा सकता है। लेकिन C295 सिर्फ कार्गो विमान नहीं है। जंग के हालात में इससे सेना पहुंचाने, रेस्क्यू, सर्विलांस और अटैक जैसे मल्टीपल काम किए जा सकते हैं। अब यह सुपर एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया होगा। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए में डील साइन की थी। गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी। सितंबर 2023 में स्पेन से पहला C295 एयरक्राफ्ट भारत आ चुका है। अगस्त 2025 तक स्पेन से 16 C295 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 विमान के पार्ट बनाने का काम भी इसी साल से शुरू हो जाएगा। यहां से पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक डिलीवर होने की उम्मीद है और अगस्त 2023 तक सभी 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी हो जाने का अनुमान है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। वायुसेना ने एयरबस विमानों का ऑर्डर अपने पुराने HS-748 विमानों को हटाने के लिए दिया है। HS-748 लगभग 60 साल पुराने हो गए हैं और आधुनिक समय के हिसाब से काम नहीं कर पाते, जबकि C295 आधुनिक सिस्टम से लैस है और इनमें सैन्य साजो सामान ढोना अपेक्षाकृत आसान है। इसके अलावा इनकी क्षमता भी अधिक है और रख रखाव भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक स्पेन में बन रहा जंबो एयरक्राफ्ट C295 अब भारत में न सिर्फ बनेगा बल्कि आने वाले दिनों में भारत से दुनिया के अलग अलग देशों को सीधे बेचा भी जाएगा। इस बीच देश को गर्व से भर देने की एक और खबर। भारत पहले केवल हथियार और डिफेंस से जुड़े सामान खरीदता था, मगर अब समीकरण बदल गए हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे हथियार बेचने वाले देश अब भारत से रक्षा उत्पाद से जुड़ा सामान खरीद रहे हैं।
पिछले 10 सालों में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस महामंत्र ने कमाल कर दिया है। कुछ साल पहले तक भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से बड़ी तादाद में हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत इन्हीं देशों को हथियार बेच रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात के मामले में भारत ने 2023-2024 में बड़ी छलांग लगाई है। इस साल भारत ने दूसरे देशों को करीब $2.6 बिलियन यानी करीब 21,083 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण बेचे हैं। वडोदरा का टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के फ्लैगशिप इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का प्रतीक है। लेकिन इससे पहले भी डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की धाक जम गई है। 2023-2024 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार इसे बढ़ाकर 2028-2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारतीय रक्षा निर्यात के सबसे बड़े 3 खरीदार बन गए हैं। आर्मेनिया तो भारत से सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। पिछले 4 सालों में आर्मेनिया ने भारत के साथ कई रक्षा सौदे किए हैं। इन सौदों में मिसाइल, तोप, रॉकेट सिस्टम और हथियारों का पता लगाने वाले रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा कई तरह के गोला बारूद और तोपों के गोले भी शामिल हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला आर्मेनिया पहला विदेशी देश बन गया है। भारत ने साल 2023-2024 में 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचे। अब देखिए भारत के किन हथियारों की ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कम से कम 6 देशों के साथ बात चल रही है। अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ तेजस की डील अंतिम चरण में है। आज अमेरिका के बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी भारत से कल पुर्जे आयात कर रही हैं। भारत तेजी से विश्व का बड़ा रक्षा निर्यातक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। दुनिया जानना चाहती है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप होंगे या मौजूदा डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इस सवाल के साथ ये भी जुड़ा है कि क्या अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारतीय मूल की कमला हैरिस को वोट करेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को। ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय समुदाय की हिस्सेदारी करीब 1.5% है। तमाम सर्वे दिखा रहे हैं कि ट्रंप और हैरिस में कांटे की लड़ाई है। ऐसे में 1.5% भारतीय मूल के वोट किसी की हार जीत का कारण बन सकते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में कौन बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति? अब यह सवाल उपसंहार की तरफ कूच कर रहा है। हर बीतते पल के साथ कोहरा घना हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 3 में 2 बार सुपर नेशन के पहले राष्ट्रपति बनने का इतिहास बनाएंगे। दूसरी तरफ रेस में कमला हैरिस भी हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनी तो ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा। फिर सवाल यह भी होगा कि क्या कमला हैरिस व्हाइट हाउस में दमदार दस्तक देकर अमेरिका में भारतीय मूल का झंडा बुलंद करेंगी। आप ये सोच सकते हैं कि तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली कमला हैरिस का समर्थन भारतीय मूल के लोग कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपकी सोच गलत भी साबित हो सकती है। अमेरिका के वोटर कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हैं और उसी के मुताबिक वोट करते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट कमला हैरिस? इस सवाल का जवाब जानने के लिए
अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने भारतीय मूल के लोगों की राय शुमारी की। इस सर्वे के नतीजे भले आपके लिए चौंकाने वाले हों, लेकिन अमेरिकी चुनाव के गंभीर जानकारों के लिए इसमें कुछ नया नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी YouGov के सहयोग से कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के आयोजित 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के नतीजे कहते हैं पंजीकृत भारतीय अमेरिकी वोटर्स में 61% कमला हैरिस को वोट देंगे, जबकि 32% डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं। वैसे 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे का एक ट्रेंड यह भी है कि जैसे जैसे 5 नवंबर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने की इच्छा रखने वाले वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिकी चुनाव में अधिकतर भारतीय मतदाताओं का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहा है। आज भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तस्वीर बदली। भारतीय समुदाय के अमेरिकी वोटर का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर देखा गया। सवाल है कि क्या यह झुकाव आगे भी देखा जाएगा, और अगर देखा जाएगा तो क्यों? इस सवाल का उत्तर आगे देंगे, लेकिन पहले एक तथ्य जान लीजिए। अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स की तादाद 1.47% है। यह आंकड़ा देखने में भले बहुत कम लगता है, लेकिन कई राज्यों में यह बहुत निर्णायक है। कैलिफोर्निया में 8,16,000, टेक्सास में 4,83,000, न्यू जर्सी में 3,84,000, न्यूयॉर्क में 3,72,000, इलिनॉइस में 2,42,000, फ्लोरिडा में 1,77,000 समेत वर्जीनिया, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, वॉशिंगटन, मैसाचुसेट्स, मिशिगन समेत कुल 12 राज्यों में भारतीय मूल के वोटर अहम रोल निभाते हैं। सभी राज्यों के भारतीय वोटर का मिजाज रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समुदाय के वोटर्स की जगह मुस्लिम वोटर्स पर अधिक फोकस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीयों के अधिकांश वोट पाने के लिए उन्हें लंबा फासला तय करना है, क्योंकि वो कमला हैरिस से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का ये नया बयान सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कमला को राष्ट्रपति बनाना लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेलना होगा। अमेरिका के बेटे और बेटियां एक ऐसे देश में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कमला हैरिस की नीतियां अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देंगी, इसकी गारंटी है। कमला हैरिस पर ट्रंप का यह हमला बेवजह नहीं है। इससे पहले भी वो गाजा और मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बाइडेन की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि यूक्रेन और गाजा युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बाइडेन सरकार ने कोई रोड मैप पेश नहीं किया। अब सवाल है कि आखिर युद्ध की विभीषिका से जूझते विश्व के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या हैं? इसे समझने के लिए ट्रंप का नया पैंतरा देखिए। 26 अक्टूबर, नोवी, मिशिगन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मिशिगन के स्टेज पर वो तस्वीरें दिखी जो एकदम नई हैं। ट्रंप एक एक कर उन लोगों से हाथ मिला रहे थे जिनका वो कभी खुलेआम विरोध करते थे। ट्रंप के स्टेज पर अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स थे। कुछ ने पठानी सूट पहन रखा था तो कुछ लोग टोपी में नजर आए। ट्रंप उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे वो उन्हें वर्षों से जानते हो। और फिर ट्रंप ने वो कहा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में घुसने पर 90 दिनों का बैन लगाया था। यह बैन साल 2021 में तब हटा जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2015 में मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरह से बैन की वकालत की थी। अब वही डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका में मुसलमान होने की अहमियत भी समझा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का ये दांव कमला हैरिस पर बहुत भारी पड़ सकता है, और इसके पीछे की वजह है पश्चिम एशिया में छिड़ा भीषण युद्ध। इजराइल में घुसकर हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पर भीषण बमबारी की, हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। फिर इजराइल ने बैरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया, और अब इजराइल ईरान में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। और पश्चिम एशिया में छिड़े इस भीषण युद्ध का डायरेक्ट असर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ रहा है। अमेरिका के मुसलमानों में पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध को लेकर बेहद नाराजगी है। वो बाइडेन और कमला हैरिस से इस कदर नाराज हो गए हैं कि वो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग यानी ISPO के एक सर्वे के मुताबिक गाजा युद्ध का अमेरिकी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। 3 स्विंग स्टेट जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मुस्लिम काफी नाराज हैं। जो 2020 में बाइडेन के सपोर्टर थे वो आज उनके विरोधी बन गए हैं। 3 स्विंग स्टेट में डेमोक्रेट्स को 65% वोट मिले थे। नए सर्वे में सिर्फ 12% ने कहा है कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। सच्चाई यह है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध ने अमेरिका में मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। और अब देखिए भारत का पावर पंच। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की है जो भारतवर्ष का पावर पंच साबित हो सकती हैं, और इन्हीं में से एक योजना है PM इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस साल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन पूरे होने तक 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 55,000 आप बता रहे हो, दिस इज अ ह्यूज नंबर एंड इट्स रियली रिकमेंडेबल वर्क व्हिच इज डन बाय द PM मिस्टर नरेंद्र मोदी। 1 करोड़ युवाओं को 500 प्राइवेट कंपनियों में काम करने और सीखने का मौका देने वाली PM इंटर्नशिप योजना ग्लोबल मार्केट पर छाने के लिए भारत का पावर पंच साबित हो रही है। PM इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 साल तक के भारतीय नागरिकों को इंटर्नशिप की मदद से रोजगार के काबिल बनाया जा रहा है। इस योजना में देश के 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाना है। इंटर्नशिप करने वालों को इस दौरान हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। विशेषज्ञों से जानिए इस योजना को स्वदेशी भारत का पावर पंच क्यों माना जा रहा है। एंटरप्रेन्योर्स हैं जहाँ पे वो ईमेल डालते हैं या फिर वॉक इन करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी बहुत से बच्चे अपना रिज्यूम लेके आते हैं इंटर्न के लिए, लेकिन अभी तक आई नेवर सीन कि इतने बड़े लेवल पे कोई इंटर्न का किया हो, एंड इट्स रियली रिकमेंडेबल जॉब की। PM इंटर्नशिप योजना में अब तक 10,55,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 1,25,000 युवाओं को PM इंटर्नशिप योजना के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 5,000 रुपये महीना और 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में इंटर्नशिप करना उसका एक पार्ट है, क्योंकि जो भी हम जॉब पे जाते हैं अब उसमें हमको एक्सपीरियंस मांगते ही हैं। इंटर्नशिप के दौरान कैंडिडेट को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसमें 500 रुपए कंपनी अपने CSR फंड में से देगी। उसके बाद 4,500 रुपए सरकार कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट में डालेगी। इसके अलावा भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी इंटर्न्स को मिलेगा। इसका प्रीमियम भारत सरकार की ओर से भरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।